गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 5 चल रही थी अपनी सॉल्यूशन, और उसमें हमने कल की क्लास तक जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो कंप्लीट कर ली थी। कल की क्लास में हमने लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑस्मोटिक प्रेशर, स्केला, ये सब हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था ऑस्मोटिक प्रेशर तक। उसके बाद में आज अपना लास्ट टॉपिक रहेगा इस यूनिट का अबनॉर्मल मोलिकुलर मास, जिसे हम हिंदी में कहेंगे असामान्य आणविक द्रव्यमान। हिंदी में इसका नाम रहेगा असामान्य आणविक द्रव्यमान। क्या होता देखो आप कि वो सॉल्यूशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो क्या करती हैं, उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल्स की संख्या पर निर्भर करती हैं। ठीक है, पार्टिकल्स बोले या मॉलिक्यूल्स बोले, तो किसी भी सॉल्यूशन के अणुसंख्यक गुणधर्म उस सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट या विलेय की संख्या पर निर्भर करते हैं, सॉल्यूट की मॉलिक्यूल्स की संख्या पर निर्भर करते हैं। तब तो ठीक है कि उससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे प्रासरण दाब था या फिर अपना वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान था, इन सभी की हेल्प से हमने उस विलेय के मोलिकुलर वेट का क्या किया था, डिटर्मिनेशन किया था। ठीक है, अब जैसे कि अपन एक एग्जांपल लें तो वो था अपना पाई प्रासरण दाब वाला W1 अपॉन में M1 इंटू वी इंटू आर टी, इक्वेशन थी। ये क्या था, अपने सोल्यूट का मोलिकुलर वेट था। अब प्रासरण दाब वाले इक्वेशन से हम इस सोल्यूट के मोलिकुलर वेट का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। यदि ये सोल्यूट नॉर्मल है, यानी वो सोल्यूट ना तो सॉल्यूशन के अंदर या सोलवेंट में विलय होने के बाद में वो सोल्यूट कोई भी क्रिया नहीं कर रहा है, ना तो वो सोलवेंट के साथ में क्रिया करके ना तो वो संगुणित हो रहा है, ना ही वो डिसोसिएट या वियोजित हो रहा है। इस कंडीशन में कहेंगे कि उसमें मोलिक्यूल्स, ये जो सोल्यूट के मोलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या फिक्स रहेगी। तो यहाँ पे हमें अपने को जो मोलिकुलर मास प्राप्त होगा वो भी क्या सही मान या सामान्य मोलिकुलर मास, नॉर्मल मोलिकुलर मास वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन असामान्य आणविक द्रव्यमान का मतलब हम कैसी कंडीशन मान के बता रहे हैं, ऐसी कंडीशन मान के बता रहे हैं कि ये जो सोल्यूट जब हम सोलवेंट में मिला करके जो सॉल्यूशन बनाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो हम इस सॉल्यूशन की चेक करेंगे ना। अब हम ये मान रहे हैं कि ये जो सोल्यूट है वो इसमें नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहता है, सॉल्वेंट में जाने के बाद में ये दो प्रकार की प्रोसेस कर सकता है। फर्स्ट प्रोसेस तो ये होगी कि हो सकता है ये उस सोलवेंट में जाने के बाद में एसोसिएट हो जाए, हो सकता है उस सोलवेंट में जाने के बाद में ये डिसोशिएट हो जाए। एसोसिएट का मतलब रहेगा यहाँ पे संगुणन और डिसोशिएट का मतलब रहेगा यहाँ पे वियोजन। तो जो सोल्यूट हमने सोलवेंट में मिलाया है वो सोल्यूट दो प्रकार के आगे रिएक्शंस में जा सकते हैं, हो सकता है वो एसोसिएट हो सकता है वो डिसोशिएट हो। एसोसिएट होने का मतलब है कि कोई भी सोल्यूट्स के दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाए और एक बड़ा मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर दे। यहाँ पे दो थे, ये यहाँ पे इसने एक बना लिया, सोल्यूट की संख्या, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होगी। तो जब सोल्यूट के परमाणु बोले या सोल्यूट के अणु है वो आपस में संगुणित होकर के किसी बड़े अणु का फॉर्मेशन, दो या दो से अधिक होंगे आपस में संगुणित होंगे और एक बड़े अणु का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ विलेय के मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होगी और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी जितनी भी, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है, हिमांक में अवनमन है, क्वथनांक में उन्नयन है, ये सभी प्रॉपर्टीज सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स की संख्या के समानुपाती थी। कि सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा रहेगी तो इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी क्या रहेगी, आपके ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब इस संगुणन की क्रिया में क्या हो गया, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होगी। जब सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होगी तो जितने भी उस विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म थे उनके मान भी यहाँ पे कम हो जाते हैं। प्रासरण दाब कम हो गया, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कम हो गया,
हिमांक में अवनमन कम हो गया, क्वथनांक में उन्नयन कम हो गया। इन सभी प्रॉपर्टीज जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो सोल्यूट या विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रही थी, तो कणों की संख्या संगुणन में कम हो जाने से इन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान यहाँ पे कम हो जाएगा। इस कारण से हम एक एग्जाम्पल बताएं इसका, तो एग्जाम्पल क्या रहेगा वो देखें। जैसे कि सोल्यूट के रूप में हमने लिया था एसिटिक एसिड CH3COOH, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, देखो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स ने आपस में क्या कर लिया, डाइमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा डाइमर का फॉर्मेशन कर लिया। दो आपस में जुड़ करके एक बना लेंगे, बड़ा बना लेंगे। देखिए क्या रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। इसी प्रकार से यहाँ CH3 डबल बॉन्ड O और ये H, ये था आपके। तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एसिटिक एसिड ने क्या किया, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स ने आपस में जुड़ करके एसिटिक एसिड का डाइमर बना लिया। तो अब हम पहले तो क्या था, ये अकेले एक ही रह रहे थे, उस कंडीशन में एसिटिक एसिड का अनुभार कितना था, 60 था मोलिकुलर वेट इसका। लेकिन अपने को पता नहीं है कि इसने क्या किया, एसिटिक एसिड ने इसने खुद से डाइमर बना लिया। अब हम देखेंगे कि इसका प्रासरण दाब ज्ञात कर लिया हमने। प्रासरण दाब ज्ञात करके हम कहेंगे कि सोल्यूट का मोलिकुलर वेट ज्ञात करो यहाँ पे। तो अपने को थोड़ा पता है कि ये डाइमर बना के बैठा है। प्रासरण दाब इज इक्वल टू क्या था, W1 अपॉन में M1 इंटू V इंटू RT। सारी वैल्यू पता है, इसका पता नहीं है कि कौन है और क्या कर रहा है अंदर, पता भी नहीं है एसिटिक एसिड है, इतना पता है कि इतनी मात्रा में लिया था। तो हम क्या करेंगे, इसका मोलिकुलर वेट ज्ञात करेंगे। यदि यहाँ पे संगुणन की क्रिया नहीं हो रही हो उस कंडीशन में तो अपने को ये 60 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि संगुणन की क्रिया हो रही हो तो वहां पे अपने को ये 60 नहीं मिलेगा, ये 60 की जगह 120 या 118 के लगभग जस्ट डबल हो गया ना इसका, जस्ट डबल हो गया इसका मतलब एसिटिक एसिड ने क्या कर लिया, वहां पे डाइमर का फॉर्मेशन कर लिया। तब हम कहेंगे कि ये तो क्या है, इसका एसिटिक एसिड का नॉर्मल मोलिकुलर मास है, सामान्य आणविक द्रव्यमान है, लेकिन संगुणन किया इसने तो ये जो प्राप्त हुआ है डबल इसका, उसको हम क्या बोलेंगे, असामान्य आणविक द्रव्यमान। तो जब विलेय विलायक के अंदर संगुणित होता है तो हमें उस सोल्यूट या विलेय के असामान्य आणविक द्रव्यमान वहां पे प्राप्त हो जाता है। तो संगुणन के कारण से इस प्रकार की क्रिया वहां पे हो जाएगी। ये जो था इसमें संगुणन की प्रोसेस के कारण से, ठीक है। तो संगुणन की प्रोसेस होगी तो मोलिकुलर वेट है वो असामान्य प्राप्त होगा, नॉर्मल 60 था, प्राप्त हुआ 120, तो इसको हम बोलेंगे कि संगुणन हुआ तो असामान्य आणविक द्रव्यमान प्राप्त हो गया। तो संगुणन के कारण से तो जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। उसके बाद में आता है इसमें वियोजन। वियोजन का मतलब क्या है कि सोल्यूट है वो सोलवेंट में जाने के बाद में वियोजित होकर के दो या दो से अधिक पार्टिकल्स में वियोजित हो रहे हैं। जैसे AB था, पूरा एक ही मॉलिक्यूल था सोल्यूट का, सोलवेंट में गया, जाते ही इसने डिसोसिएशन किया और दो पार्ट्स में इस प्रकार से आयन बना लिए। हो सकता है ये आयन ना बनाए, हो सकता है रेडिकल बना ले, कुछ भी बनाए, लेकिन 1 से 2 में बदल गया, हो सकता है 2 से अधिक में बदल जाए, वो तो इस पे यहाँ पे जो फॉर्मूला है उस पर डिपेंड करेगा। अब सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स है वो डिसोसिएट हो गए, डिसोसिएट यहाँ पे एक था, दो प्राप्त हुए, यानी डिसोसिएशन की यदि क्रिया होती है सोल्यूट में तो वहाँ पे सोल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या बढ़ेगी, पार्टिकल्स की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन की जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो कि इनकी संख्या के समानुपाती थी उनकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है और यहाँ पे इनकी पार्टिकल्स की संख्या बढ़ रही है। जब अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी विलेय अणुओं की, तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है, हिमांक में अवनमन है, क्वथनांक में उन्नयन है, इन सभी की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है। आगे समझ में ये रहेगा आपके संगुणन और वियोजन। तो संगुणन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी और वियोजन से अणुओं की संख्या बढ़ रही है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मान भी बढ़ जाते हैं। इन दोनों ही कारणों से हमें वहां पे जो
सोल्यूट का मोलिकुलर वेट प्राप्त होता है वो अब नॉर्मल होगा, यानी असामान्य आणविक द्रव्यमान प्राप्त होगा। हो सकता है आणविक द्रव्यमान कम हो, ज़्यादा हो जाए, और हो सकता है आणविक द्रव्यमान कम हो जाए। संगुणन में बढ़ेगा मोलिकुलर मास और वियोजन में क्या रहेगा, कम रहेगा। ये था आपका असामान्य आणविक द्रव्यमान। अब असामान्य आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए या असामान्य आणविक द्रव्यमान को बताने के लिए अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती, क्योंकि विलेय इस प्रकार की क्रियाएं कर रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हुई है उनको यहाँ पे शो करेंगे हम वॉन्ट हाफ फैक्टर से। साइंटिस्ट था वॉन्ट हाफ, उसने क्या किया कि संगुणन और वियोजन होने से उन सॉल्यूशन की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो चेंज होता है उनको बताने के लिए यहाँ पे अपना एक गुणांक दिया था। इसे वॉन्ट हॉफ फैक्टर के नाम से जाना जाता है और इसे स्मॉल आई से हम शो करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, वॉन्ट हॉफ फैक्टर, जो कि संगुणन और वियोजन के कारण से सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो चेंज होता है उनको बताने के लिए दिया गया था। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लिखें वॉन्ट हॉफ फैक्टर। वॉन्ट ऑफ फैक्टर वॉन्ट ऑफ साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, इसी के नाम से वॉन्ट ऑफ फैक्टर के नाम से जानते हैं। शो करेंगे स्मॉल आई से। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में आएगा यहाँ पे ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड, जो हम ज्ञात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हिंदी में इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रेक्षित, जो हमें सीधे दिखने से दिख रहे हैं। अपने को ये पता नहीं है कि संगुणन हो रहा है वियोजन हो रहा है, अपन तो सिर्फ कुछ नहीं मान रहे कि ना संगुणन हो रहा है ना वियोजन हो रहा है, जितने सॉलिक्यूल्स के हमने डाले थे मॉलिक्यूल्स उतने ही है, ये मान के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताएंगे। वो तो आएगी प्रेक्षित अणुसंख्यिक गुणधर्म। यदि ऑस्मेटिक प्रोसेसर देखना हो तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जगह ऑस्मेटिक प्रोसेसर लिख देंगे। हिमांक में अवनमन देखना हो तो वो लिख देंगे, क्वथनांक में उन्नयन देखना हो तो वो लिख देंगे। हमने एक साथ लिख दिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी चारों में से एक अणुसंख्यिक गुणधर्म हम लिख सकते हैं। कैलकुलेटेड की हिंदी में रहेगा नाम परिकलित। परिकलित जो हम ज्ञात करते हैं सॉल्यूशन में क्रिया करके, और इसका नाम आ जाएगा प्रेक्षित। तो प्रेक्षित अणुसंख्यिक गुणधर्म और परिकलित अणुसंख्यिक गुणधर्मों का अनुपात है वो वॉन्ट हॉफ फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब वॉन्ट हॉफ फैक्टर की जो वैल्यू आती है उस वैल्यू के बेस पे इस वॉन्ट हॉफ फैक्टर के मान के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जो सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो कैसी कंडीशन में, कि वो वियोजित हो रहा है, संगुणित हो रहा है, या फिर नॉर्मल कंडीशन में। तो देखें वॉन्ट हॉफ फैक्टर की हेल्प से हम उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट की आणविक स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। देखें इफ फर्स्ट कंडीशन आएगी, यदि वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 आए, 1 आने का मतलब है कि जो हमने देखी थी और जो हमने ज्ञात की है दोनों ही क्या प्राप्त हुए, इक्वल है, दो ही इसकी वैल्यू है दो ही इसकी वैल्यू है, 1 आ गया। इसका मतलब वहाँ पे सोल्यूट ना तो संगुणित हो रहा है ना वियोजित हो रहा है, जितने हमने डाले थे उसमें सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स उतने ही प्रेजेंट है, इसलिए हम कहेंगे कि इस कंडीशन में सोल्यूट है वो कैसा है, नॉर्मल है, सामान्य कंडीशन में ना संगुणन होता है ना वियोजन होता है। सेकंड, यदि वांट हाफ गुणांक का मान 1 से ज्यादा आए, और थर्ड कंडीशन बनती है कि वांट हाफ गुणांक का मान 1 से कम आए। यदि वांट हाफ गुणांक का मान 1 से ज्यादा आता है तो 1 से ज्यादा आने का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे कि ऑब्जर्व की गई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है, ये कम है, ज्यादा ये है, ज्यादा में कम का भाग देंगे तभी तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। ज्यादा है ये और ये है कम, कम हो गई, कम क्यों कब हो गए, जब इन्होंने सोल्यूट ने क्या किया, संगुणन कर लिया। जब वॉन्ट हो गुणांक का मान 1 से कम प्राप्त होता है, सॉरी 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, ये 1 से कम वाला, 1 से
ज़्यादा प्राप्त होगा अपने को, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे सोल्यूट ने क्या किया है, संगुणन किया है, तो वो एसोसिएशन की रिएक्शन में गया है। एसोसिएशन का मतलब उसने क्या किया है, संगुणन किया है। सोल्यूट में जाते ही संगुणन करेगा तभी कम संख्या हो जाएगी इनकी, तो कम का भाग ज्यादा में देंगे तो एक से ज्यादा वैल्यू प्राप्त होगी वोल्टो गुणांक की। थर्ड केस बनता है कि हो सकता है वोल्टो गुणांक का मान एक से कम हो। एक से कम कब होगा, जब ये वैल्यूज कम हो और ये वाली वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो। तो कम में जब हम ज्यादा का भाग देंगे, कम में ज्यादा का भाग देंगे तो वैल्यू किस में आएगी, एक से कम आएगी। तो ये कम है और ये ज्यादा, ज्यादा कब हो जाएंगे, जब जब जो सोल्यूट है वो वहां जाकर क्या करा, वियोजन करा। वियोजन करेगा, दो डाले थे हमने, वियोजन करके चार बना लिया, दो में हम चार का भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1/2 यानी 0.5। एक से कम आ गई, एक से कम आ गई, इसका मतलब सोल्यूट का उस सोलवेंट में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन का मतलब क्या हो रहा है, उसका वियोजन हो रहा है। तो हम किसी भी सॉल्यूशन के वॉन टॉप फैक्टर की हेल्प से ये बता सकते हैं कि उस सॉल्यूशन में वो सोल्यूट है वो कैसी कंडीशन में है। नेक्स्ट में देखें, अब ये पता चल गया वॉन टॉप फैक्टर या गुणांक की सहायता से कि सोल्यूट है वो डिसोसिएट होगा, एसोसिएट होगा या कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कि संगुणन हो रहा है तो संगुणन कितनी मात्रा में हो रहा है, संगुणन की मात्रा को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और यदि डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन कितनी मात्रा में हो रहा है उसे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, हिंदी में इसका नाम रहेगा संगुणन का अंश या संगुणन की मात्रा, एक ही बात है। संगुणन की मात्रा या संगुणन की अंश से मतलब है कि उस सोल्यूट के कितने पार्टिकल्स ने आपस में संगुणित होकर के बड़े पार्टिकल्स का निर्माण किया है, इसका मतलब। तो संगुणन की मात्रा या संगुणन के अंश से हमारा मतलब क्या रहेगा कि उस सोल्यूट के कितने पार्टिकल्स ने आपस में जुड़ करके बड़े पार्टिकल्स का फॉर्मेशन किया है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि माना कि n मॉलिक्यूल्स थे सोल्यूट के, एन मॉलिक्यूल सोल्यूट के थे, उन्होंने आपस में संगुणित होकर के सोल्यूट के का एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया। एन मॉलिक्यूल्स थे सोल्यूट के और आपस में संगुणित होकर के उन्होंने एक बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अब टोटल में से कितनों ने कर लिया, एक ने। टोटल कितने थे, टोटल एक मॉलिक्यूल्स मानेंगे हम, एक मोल मानेंगे। एक मोल में से एन मोल ने क्या किया, संगुणित होकर के किसका फॉर्मेशन कर लिया, संगुणित अणु का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कर लिया। हम मानेंगे इसने संगुणन कितनी मात्रा में किया किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे संगुणन की मात्रा। इसने संगुणन कितनी मात्रा में किया तो हम बोलेंगे अक्ष, अक्ष मात्रा में इसने, इसको हम एन बोल देंगे। अक्ष मात्रा में इसने क्या किया है, संगुणन किया है। असंगुणित टोटल मोलों की संख्या एक थी, असंगुणित की कितने संगुणित नहीं हुए, असंगुणित मोलों की संख्या, सोल्यूट के टोटल मोल एक थे, संगुणित हो गए अक्ष। मात्रा देख रहे हैं हमें, अभी संख्या नहीं देख रहे, संख्या n है और मात्रा क्या है, अक्ष है। तो टोटल कितनी है, एक, और संगुणित कितने हो गए, अक्ष। तो असंगुणित कितने बच के, 1 माइनस अक्ष। तो असंगुणित मोलों की संख्या यहाँ हो जाएगी 1 माइनस अक्ष। अब संगुणित मोलों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को, मात्रा ज्ञात नहीं करनी, संख्या। संगुणित मोलों की संख्या, संगुणित मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो संगुणित मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो संगुणित मोलों की मात्रा या संगुणन की मात्रा डिवाइडेड बाई संगुणित मोलों की संख्या। इतने मोल संगुणित हो रहे हैं वो नीचे, और संगुणन की मात्रा अक्स, ये रहेगा संगुणित मोलों की कुल संख्या। अब प्रभावी मोलों की कुल संख्या, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स प्रभाव में यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रभावी मोलों की कुल संख्या। प्रभावी मोल कौन से हैं, एक तो ये रहेंगे और एक ये रहेंगे, क्योंकि असंगुणित ये संगुणित ये, तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस अक्ष प्लस में अक्ष अपॉन में n, इससे बोल देंगे हम।
प्रभावी मोलों की कुल संख्या में असंगुणित वाले आ जाएंगे और साथ में संगुणित वाले आ जाएंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे वन थ्रो फैक्टर ज्ञात करना है इनकी हेल्प से। तो वन थ्रो फैक्टर क्या था कि ऑब्जर्व, और नीचे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे कैलकुलेटेड ये मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो देखें कणों की प्रभावी संख्या, यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में लिख देंगे कणों की प्रभावी संख्या, प्रभावी संख्या। वहां पे याद रखना जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज याद करेंगे ना, वहां पे प्रभावी वगैरह नहीं मत लिखना, वहां पे सीधे लिखना प्रेक्षित और परिकलित। प्रभावी संख्या और कणों की अपेक्षित संख्या। प्रभावी संख्या कणों की अपेक्षा तो हमने की है कि एक माला है हमने एक मोल इसको, तो नीचे तो एक हो जाएगा। अपेक्षित संख्या प्रभावी वाला ये रहेगा, तो 1 माइनस अक्स प्लस में अक्स बाई एन। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, एन से क्या करेंगे, इस पार्ट्स में एन से इसको गुणा कर देंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, इसको भी एन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो ये तो रहेगा एन आई इज इक्वल टू एन माइनस में एन एक्स और प्लस में इसको भी एन से गुणा करेंगे तो एन से एन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अक्स आ जाएगा। एक को लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एन वाली टर्म को यहाँ ले जाएंगे, एक्स वाली को एक साइड में रखें या फिर इसको ले आए, एक ही बात है। जब ये इस साइड जाएगा तो एन एक्स माइनस में एक्स और ये इस साइड जाएगा तो एन माइनस में एन आई बना लेगा। अक्स कॉमन ले लेंगे एन माइनस वन, यहाँ पे एन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस आई बचेगा। अब संगुणन की मात्रा क्या है, अक्स, यही तो अपने को ज्ञात करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अक्स यही छोड़ दो, संगुणन की मात्रा इज इक्वल टू एन 1 माइनस में वन थ्रो फैक्टर एन माइनस वन गुणा में इस साइड जाएगा तो ये भाग में लिखा जाएगा। और इस समीकरण की हेल्प से हम सोल्यूट के संगुणन की मात्रा अक्स को ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने को लास्ट समीकरण प्राप्त हुई है यहाँ पे, इस लास्ट वाले समीकरण की हेल्प से हम वहाँ पे संगुणन की मात्रा है सोल्यूट के उसे ज्ञात कर सकते हैं। ये रहेगा आपके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये याद रखना कहाँ पे क्या लिखना है, मात्रा क्या है, संख्या क्या रहेगी, प्रभावी मोलों की संख्या। एक करके यहाँ पे याद रखना कि हमने दोनों साइड है वो n से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, जिससे ये वाली हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सेकंड हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लास्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम क्या करेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन का मतलब क्या रहेगा कि विलय अणुओं का कितना अंश या कितना भाग ऐसा है जो कि आप वियोजित होकर के वियोजित हो रहा है, तो जितना भाग वियोजित हो रहा है वही क्या कहलाएगा, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सभी मॉलिक्यूल्स, विलय के सभी मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं होते, ना ही सारे एसोसिएट होते हैं। तो कितने एसोसिएट होते हैं टोटल में से, वो तो होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और कितने विलय के मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं वो होता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसी प्रकार से हमें क्या ज्ञात करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको ज्ञात करेंगे। अब हम यहाँ पे ये मानेंगे कि माना कि सॉल्यूशन है KCl का, तो KCl के सॉल्यूशन में KCl सॉल्यूट के रूप में देंगे, तो मान लीजिए उस KCl में से कुछ KCl के सॉल्यूशन डिसोसिएट हो गए और ये डिसोसिएट होकर के पोटेशियम धनायन और क्लोराइड एनायन में वियोजित हो जाते हैं। तो KCl के मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट में, KCl सॉल्यूशन था, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में वियोजित हो गए। अब हम क्या करेंगे, देखें माना कि इसका प्रारंभ में एक मॉलिक्यूल्स था, उस समय इसके क्या थे, 0 इनिशियल स्टेट में था ये। ठीक है, इनिशियल स्टेट में प्रारंभिक अवस्था में ये कंडीशन थी। उसके बाद देखिए डिसोशिएट होने के बाद में क्या रहेगा, साम्य अवस्था में मान रहे हैं कि यहाँ पे डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से लिख रहे हैं। जैसे हमने डिग्री ऑफ एसोसिएशन को एक्स से लिखा था ना, वैसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या करें, अल्फा से लिख रहे हैं। माना कि कुछ समय बाद या फिर हम बोलें
इक्विलिब्रियम में इसके अल्फा बन गए, इसके भी अल्फा पार्टिकल्स बन गए, तो इसके कितने हो गए 1 माइनस अल्फा हो गए। ठीक है, तो अल्फा क्या है यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, माना डिसोसिएशन की मात्रा है डिग्री, यहाँ पे अल्फा है। जब इसके साम्यावस्था पे अल्फा अल्फा पार्टिकल्स इतने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, तो इसके कितने कम हो गए, टोटल 1 थे, 1 में से 1 माइनस अल्फा वो कम हो गए। अब बोलेंगे कि हम KCl के कुल प्रभावी मोलों की संख्या कितनी होगी, सोल्यूट में कुल प्रभावी मोलों की संख्या, प्रभावी मोलों की संख्या यहाँ पे क्या जाएगी, ये वाली है प्रभावी मोलों की संख्या जो साम्यावस्था में 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, माइनस अल्फा से ये कट गया, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस में अल्फा। इतने कुल प्रभावी मोलों की संख्या कितनी होगी 1 प्लस अल्फा। अब अपने को ज्ञात करना है वॉन-टॉप फैक्टर, ये किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे प्रभावी मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल मोलों की संख्या। कुल मोल तो हम एक ही मान रहे थे ना KCl का, कि एक ही, अपने को पता नहीं था कि वो जाकर के डिसोशिएट हो गया। नीचे हम लिखेंगे अपेक्षित या कुल मोलों की संख्या, वो तो हम एक ही मान रहे हैं, कुल मोल तो एक है, और प्रभावी मोल कितने बचे हैं 1 प्लस है, ये वाला आ जाएगा। अब चाहिए इस एक को इस साइड ले जाओ, नहीं ले जाओ एक ही बात है, ले जाएंगे तो भी क्या प्राप्त होगा, एक से गुणा होगा, एक ही रहेगा 1 प्लस अल्फा। यहाँ पे यदि हमें अल्फा की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ हो तब तो हम वॉन टॉप फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं, और वॉन टॉप फैक्टर दिया हुआ हो तो हम अल्फा ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 इस साइड जाएगा तो ये i माइनस में 1 बनाएगा। और यदि हमें वॉन्ट हो फैक्टर पता हो तो इस समीकरण की हेल्प से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को ज्ञात कर सकते हैं। ये था आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसे वॉन्ट हो फैक्टर की हेल्प से हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ये थी आपकी सॉल्यूशन वाली यूनिट्स, यहीं पे कंप्लीट है। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट अब कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।